हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों से आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर मैं आपको खुशामद करता हूं। ग्रहों की एनर्जी के जो तरह तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हैं, उनकी सबसे पूरी लिस्ट के साथ सबसे ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी मेरे चैनल पर। मैं बहुत ज्यादा काम किया है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं, तो मेरी गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से पढ़ लिख कर आपको फायदा हुआ है और अगर यह सच में मददगार है, तो प्लीज इन वीडियोस को यूट्यूब से भी प्रमोट करवाएं ताकि दूसरे लोग भी ये वीडियो देख सकें, उन्हें भी फायदा हो इन वीडियोस से, चूंकि वो मेरे वीडियो रेगुलर देखेंगे और उन्हें लाइक करेंगे, जिससे यूट्यूब को मदद मिलेगी कि वो उन वीडियोस को प्रमोट कर सके ताकि बाकियों को भी मदद पहुंचे और उनका भी भला हो। हमने एस्ट्रोलॉजी में जितने भी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन मुमकिन हैं, उनमें से बहुत सारे कर लिए हैं। मसलन हमने भाव और राशियां कर ली, ग्रहों का भावों में पढ़ना कर लिया, ग्रहों का राशियों में पढ़ना कर लिया, ग्रहों का नक्षत्रों में पढ़ना कर लिया। कम से कम हमने लग्न लॉर्ड को नक्षत्रों में पढ़ना शुरू किया था। हम करेंगे सभी 11 लॉर्ड्स का नक्षत्रों में पढ़ना। हमने शुरू किया था नवांश यानी D9 चार्ट में ग्रहों का नक्षत्रों में पढ़ना। कम से कम मुझे याद है हमने राहु का D9 चार्ट में नक्षत्रों में पढ़ना कर लिया था और हम आपके लिए और बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। हमने पूरी सीरीज कर डाली ढाका पर, पूरी सीरीज आत्मकारक पर, अमात्य कारक पर, रेट्रोग्रेड ग्रहों पर पूरी सीरीज और नीच ग्रहों पर, युति पर, बहुत सारे भावों का भावेशों से युति के साथ अध्ययन। तो हमने बहुत सारी सीरीज कर डाली और वादा करता हूं और आता रहूंगा और नए चीजों के साथ। मेरी गुजारिश ये है कि जब आप एक वीडियो देखना भूल जाते हो और फिर वापस आते हो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद, तब तक मेरे 2 वीडियो और आ चुके होते हैं और बहुत सारी जानकारी छूट जाती है। फिर ये वीडियो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक साथ सब देख पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आप इनवाइट नहीं कर पाओगे। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप मेरा चैनल नियमित देखते हो तो जब भी मौका मिले पहले 2 दिनों में वीडियो देख लिया करो, ताकि ना सिर्फ वीडियोस को ज्यादा व्यूज मिलें, बल्कि यूट्यूब को उन्हें प्रमोट करने में मदद भी हो और साथ में आप एक अच्छे तरीके से धीरे धीरे ज्ञान को ग्रहण कर सको, बजाय इसके कि एक साथ सारी जानकारी हजम करने की कोशिश करो। तो कृपया मेरे चैनल को नियमित देखो और इस जानकारी का इस्तेमाल करो अपनी कुंडलियों में गहराई से देखने के लिए। तो इसी गुजारिश के साथ मैं एक और सीरीज शुरू करने का ऐलान कर रहा हूं, जो और सीरीज के साथ साथ चलेगी। आज मैं कर रहा हूं ग्रहों के आपसी पहलू यानी म्यूचुअल एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी ये ग्रहों की युति के बारे में नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी सीरीज हमने खत्म कर ली है। जैसे बृहस्पति का दूसरे ग्रहों से युति का कॉम्बिनेशन, सूर्य का दूसरे ग्रहों से युति, राहु, वो पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है। ग्रह और भाव और ग्रह और राशियां भी हम कर चुके हैं। अभी हम राशियों और भावों वाली सीरीज से गुजर रहे हैं, जो कि और 2 सीरीज के साथ साथ चलेगी जो मैं कर रहा हूं। तो आज जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं वो है ग्रहों का आपसी पहलू यानी म्यूचुअल एस्पेक्ट। ये ग्रहों की युति से अलग है। फर्क ये है कि जब ग्रह आपस में युति में होते हैं तो वो एक ही भाव और एक ही राशि में स्थित होते हैं, तो उनका स्वरूप, उनके नवांश, उनका आउटपुट, नतीजे, संभावनाएं, प्रायिकताएं, सब कुछ उसी एक भाव और राशि के बारे में होता है और उन भावों के बारे में जिन पर उनका शासन होता है। मगर जब ग्रह आपसी पहलू में हो तो उनके अपने भावों के अलावा 2 भाव और 2 राशियां और भी शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन अलग हैं। ग्रहों का एक दूसरे पर पहलू डालना युति से अलग बात है। तो मैं ये सीरीज कर रहा हूँ कि जब ग्रह आपसी पहलू में हो तो वो तुम्हारे लिए कैसे नतीजे ला सकते हैं, कैसे तरह तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ला सकते हैं, कैसी संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, कैसी प्रायिकताएं बना सकते हैं। तो मैं शुरू करना चाहता हूं सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति के बारे में, उसके आपसी पहलू से वो क्या नतीजे देता है और क्यों मैं आपसी पहलू की बात कर रहा हूं।
तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन ग्रहों के बारे में जो मान लो पहले और 7वें भाव में आपसी पहलू रखते हैं, या फिर 5वें और 11वें भाव में, क्योंकि आपसी पहलू वाले ग्रह एक दूसरे पर सबसे ज्यादा असर डाल पाते हैं, सबसे ज्यादा नुस्खा दे पाते हैं। क्योंकि जब आप ग्रहों के स्पेशल पहलू, विशेष दृष्टि की बात करते हो, उदाहरण के तौर पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, तो बृहस्पति शनि को अपनी 5वीं दृष्टि दे रहा है, मगर शनि बृहस्पति को वापस नहीं देख सकता, क्योंकि शनि के पास 9वीं दृष्टि नहीं होती, जो कि चाहिए जब बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि दे रहा हो। दूसरी तरफ अगर शनि बृहस्पति को अपनी 10वीं दृष्टि दे रहा है, तो बृहस्पति को शनि को अपनी 4थी दृष्टि से देखना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन है केवल मंगल के मामले में, जब शनि मंगल को अपनी 10वीं दृष्टि दे रहा हो, तो मंगल शनि को अपनी 4थी दृष्टि दे सकता है। अब क्योंकि ये स्पेशल दृष्टियां सभी ग्रहों को एक दूसरे को देखने की इजाजत नहीं देती, तो इसको हम एक अलग सीरीज के तौर पर देखेंगे। हम ये कर चुके हैं कि ग्रहों की विशेष दृष्टियों का क्या मतलब होता है। मसलन शनि की 3री या 10वीं दृष्टि का क्या मतलब है, बृहस्पति की 5वीं या 9वीं दृष्टि का क्या मतलब है, मंगल की 4थी दृष्टि का क्या मतलब है। हम ये पूरी सीरीज कर चुके हैं। आज मैं बात करूंगा उन ग्रहों के बारे में जो एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से आपसी पहलू में हो, क्योंकि तब वो एक दूसरे पर अधिकतम असर डाल पाते हैं, न कि केवल एक तरफा। तो आज मैं सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति से शुरू कर रहा हूँ। अब जब बृहस्पति किसी दूसरे ग्रह पर दृष्टि डालता है, तो उस दूसरे ग्रह पर इसका असर होगा और उस ग्रह के नतीजों में अपना रंग भर देगा। मगर इसका उल्टा भी होता है। जो भी ग्रह बृहस्पति को वापस दृष्टि दे रहा है, वो भी बृहस्पति को अपने रंग की कुछ झलक देगा और बृहस्पति के रंग की कुछ झलक लेगा। तो इसका मतलब जब दोनों ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, खास तौर पर अगर ये दृष्टि तंग हो, दोनों आपस में डिग्रियों के करीब हों, तो दोनों भावों और दोनों राशियों के रंग, साथ ही ग्रहों के करैक्टर भी आपस में मिल जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बृहस्पति कैसा व्यवहार करेगा या क्या संभावनाएं लाएगा जब उसकी आपसी दृष्टि सूर्य के साथ हो। अब सूर्य और बृहस्पति अच्छा कॉम्बिनेशन है, मजबूत कॉम्बिनेशन भी है। आपसी दृष्टि में मैं युति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सूर्य की युति दूसरे ग्रहों से वाले वीडियो या बृहस्पति की युति दूसरे ग्रहों से वाले वीडियो। यहाँ हम बात कर रहे हैं सूर्य और बृहस्पति की आपसी दृष्टि की, जैसे कि अगर सूर्य पहले भाव में हो और बृहस्पति 7वें में, या सूर्य 10वें भाव में हो और बृहस्पति 4थे में, वगैरह। तो जब ये आपसी दृष्टि में होते हैं तो ये बहुत ही मजबूत कॉम्बिनेशन है। पहली बात, ये दोनों एक दूसरे के लिए मित्र ग्रह हैं, तो जाहिर है ये एक दूसरे को बहुत सारी खूबियां देंगे, मित्रता वाली, सकारात्मक वाली। मगर ये कॉम्बिनेशन है एक पाप ग्रह सूर्य और एक शुभ ग्रह बृहस्पति का, तो वो रंग भी एक दूसरे को देंगे। तो सूर्य क्या है? सूर्य है नेतृत्व, जिम्मेदारी, जवाबदेही। सूर्य आपकी आत्मा भी है। तो जब सूर्य बृहस्पति पर दृष्टि डालेगा तो वो बृहस्पति के रूप को नेतृत्व, जिम्मेदारी, जवाबदेही देगा। कोशिश करेगा कि व्यक्ति अपनी वाइजडम और दरियादिली को कैसे इस्तेमाल करे, जबकि वो अच्छा लीडर भी बने। कभी कभी लीडर दरियादिल या वाइज नहीं होते, क्योंकि वो कोड़ा चलाना चाहते हैं ताकि काम निकले, और सूर्य कभी कभी एक अहंकारी लीडर बनता है, सख्त मालिक जो नतीजे लेकर दम लेता है। हालांकि जब सूर्य बृहस्पति की दृष्टि के अधीन भी होगा तो बृहस्पति उसे अपनी वाइजडम और दरियादिली देगा, तो व्यक्ति अपनी लीडरशिप में भी वाइजडम और दरियादिली दिखाएगा। मसलन एक सख्त लीडर जो किसी को काम सौंप रहा है, वो सोचेगा अपनी समझ से क्या ये बहुत ज्यादा हो जाएगा इस इंसान के लिए, ये इंसान पहले से ही मुश्किलों से गुजर रहा है, उतना काबिल नहीं है, तो इसे और वक्त दे दूं वरना ये फेल हो जाएगा। यहाँ बृहस्पति की समझ सूर्य की मदद कर रही है कि वो एक अच्छा लीडर बने, ना कि कोड़ा चलाने वाला मालिक। तो जब सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो असर होगा एक ऐसे इंसान का जो बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम करेगा,
मगर दरियादिली से फैसले लेने में कोड़ा चलाने के बजाय समझ का इस्तेमाल करेगा। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है बिल्कुल जब सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं। अब दूसरी बात, बृहस्पति और बुध का आपसी पहलू। ये थोड़ा ट्रिकी स्थान है क्योंकि बुध है प्रैक्टिकलिटी, तर्क, बुद्धि का इस्तेमाल करना, और बुध के मामले में दरियादिली, हमदर्दी, समझदारी कम होती है। बुध कहता है चलो डेटा से चलते हैं, तथ्यों से चलते हैं, तर्क से चलते हैं, प्रैक्टिकलिटी से चलते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अब बृहस्पति भी बुद्धि का ग्रह है, लेकिन बृहस्पति का रूप है वाइज, समझदार होना, दरियादिल होना। आप बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो सकते और साथ ही बहुत दरियादिल भी नहीं हो सकते। एक प्रैक्टिकल इंसान बहुत दरियादिल नहीं होगा, बल्कि उल्टा होगा। तो यहाँ थोड़ा तनाव है। बुध उस इंसान को कह रहा है जो बहुत वाइज और दरियादिल बनने की कोशिश कर रहा है, रुको, दरियादिल होना अच्छी बात है, मगर प्रैक्टिकल बनो प्लीज, तर्क से निर्णय लो, अपने फैसलों में लॉजिकल बनो। वहीं बृहस्पति बुध को कह रहा है देख, प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना अच्छा है, लेकिन अपनी समझदारी को भी हाथ से ना जाने दे, बहुत चालाक मत बन, बहुत डिप्लोमेटिक मत बन, बहुत मैनिपुलेटिव मत बन। तो ये थोड़ी पेचीदा जगह है क्योंकि इंसान खो जाता है, क्या मैं ज्यादा प्रैक्टिकल बनूं, क्या ज्यादा दरियादिल बनूं, क्या करूं। हालांकि आम तौर पर बृहस्पति की दरियादिली ही जीतती है और इंसान तर्क और प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हुए भी अपनी समझ का इस्तेमाल करेगा, दूसरे की मदद करेगा, अपने सौदेबाजी वाले हिस्से पर लगाम लगाएगा और ज्यादा दरियादिल और मददगार बनने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर एक अच्छी आपसी दृष्टि है जो बृहस्पति और बुध एक दूसरे को दे सकते हैं, बशर्ते एक दूसरे पर हावी ना हो, तब वो असर ज्यादा जोर से महसूस होगा। अब जब शुक्र और बृहस्पति की आपसी दृष्टि हो, वैदिक ज्योतिष के मुताबिक ये दोनों गुरु हैं। शुक्र है शुक्राचार्य जो एक शाखा के गुरु हैं यानी दैत्यों के, जबकि बृहस्पति भी गुरु हैं, वो देवताओं के गुरु हैं। तो दोनों दो अलग अलग खेमों के लीडर हैं, तो जाहिर है थोड़ी रगड़ होगी जब ये एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, दोनों दूसरे पर अपना जोर डालने की कोशिश करेंगे। मगर याद रखो कि दोनों शुभ ग्रह हैं और वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। हालांकि चुनौती ये है, शुक्र है भोगविलास, ठाट बाट, भौतिकता, प्यार, जिस्मानी रिश्ते। बृहस्पति को भौतिक चीजों में उतनी दिलचस्पी नहीं है। बृहस्पति कहता है कि ये सब बर्बादी है। इंसान को ज्यादा आध्यात्मिक होना चाहिए, ज्यादा दरियादिल होना चाहिए, ज्यादा समझदार होना चाहिए। तो जो भी ग्रह ताकतवर होगा वो दूसरे पर अपनी मर्जी ज्यादा जोर से थोपेगा। तो शुक्र ये करेगा, शुक्र कोशिश करेगा कि अच्छी बात है समझदार होना, लेकिन साथ ही अपनी मटेरियल चीजों को मत छोड़ो जो जिंदगी तुम्हें दे रही है। छुट्टियां मनाओ, अपना ख्याल रखो, अपने साथ अच्छा करो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि कुछ प्यार मोहब्बत में शामिल हो जाओ। ये कोई गलत नहीं है कि दूसरों से रिश्ते रखो, असल में जितने ज्यादा उतना अच्छा। जबकि बृहस्पति कहता है नहीं नहीं नहीं, एक इंसान ही काफी है। अपने पैसे फेंकना और बहुत मटेरियल चीजों में फंसना समझदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति शुक्र के रूप में विस्तार करेगा, यानी इंसान जिस्मानी रिश्तों में भी दरियादिल होगा और जिस तरह से दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों को प्रभावित करता है और शुक्र के रूप में ज्यादा शुभ नतीजे लाता है। यानी बृहस्पति शुक्र की देने की क्षमता को बढ़ाएगा, जबकि शुक्र बृहस्पति की दरियादिली को बढ़ाएगा, मगर साथ ही ज्यादा मटेरियल होते हुए भी ज्यादा समझदार फैसले देगा। थोड़ी पेचीदा जगह है, लेकिन फिर भी एक अच्छा शुभ स्थान है जब बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे की आपसी दृष्टि में हो। अगला, चंद्रमा और बृहस्पति की आपसी दृष्टि। ये सबसे ताकतवर गजकेसरी योग है। दरअसल ये चंद्रमा और बृहस्पति की युति से भी ताकतवर है। मैं क्यों कहता हूँ कि आपसी दृष्टि वाला गजकेसरी योग ज्यादा ताकतवर होता है? क्योंकि जब चंद्रमा और बृहस्पति किसी एक राशि में साथ स्थित होते हैं, खासकर अगर वो राशि उन दोनों के लिए अच्छी नहीं है, तो गजकेसरी योग खराब हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर गजकेसरी योग मकर राशि में हो, जहां बृहस्पति नीच हो जाता है और चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती,
तो गजकेसरी योग उतना फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि उल्टे चुनौतियां भी दे सकता है। दूसरी तरफ अगर बृहस्पति मकर में ही हो लेकिन चंद्रमा उसके ठीक सामने वाले भाव में यानी कर्क राशि में हो तो चंद्रमा बहुत बहुत ताकतवर हो जाता है और यहाँ नतीजे कहीं बेहतर होते हैं। या फिर अगर चंद्रमा मकर में हो और बृहस्पति कर्क राशि में जहाँ वो उच्च का होता है तो जबरदस्त नतीजे देता है। यानी जब वो एक दूसरे के सामने वाले भाव में आपसी दृष्टि रखते हैं तो ये युति से ज्यादा ताकतवर स्थान होता है। तो चंद्रमा और बृहस्पति की आपसी दृष्टि क्या करती है? चंद्रमा लगाव लाता है, चंद्रमा हमदर्दी समझ लाता है। तो चंद्रमा सीखने के प्रति लगाव लाता है, ऊंची शिक्षा के प्रति लगाव लाता है। तो इंसान जहां समझदार होता है वहीं जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरेगा, क्योंकि वो भावुक भी है मगर वो उससे सीखने की कोशिश भी करेगा। इंसान समझदारी से सोचेगा, मैं इन सब चुनौतियों से गुजरा मगर इसने मुझे ज्यादा समझदार बना दिया, इसने मुझे बेहतर इंसान बना दिया। दूसरी तरफ बृहस्पति चंद्रमा की सहायक पोषण वाली खूबियों का विस्तार करता है, चंद्रमा की हमदर्दी का, चंद्रमा की समझ का। तो यहाँ चंद्रमा अपना जरूरत से ज्यादा भावुक होना थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि बृहस्पति अपनी समझ से उसे रोकता है। बृहस्पति चंद्रमा को कम भावुक और ज्यादा समझदार पोषण देने वाला बनाता है, जबकि भावुकता किनारे रखता है। बृहस्पति चंद्रमा की अच्छी खूबियों का विस्तार करता है, चंद्रमा का लगाव, चंद्रमा की सहायक खूबियां, जबकि चंद्रमा सीखने, ऊंची शिक्षा और योग्यता के प्रति बेहतर लगाव देता है। तो कुल मिलाकर ये इंसान बहुत विद्वान, बहुत शिक्षित और बहुत योग्य बन सकता है। चाहे उसे कोई बड़ी डिग्री न भी मिले, ये इंसान जिंदगी के अलग अलग अनुभवों से बहुत कुछ सीखेगा, दूसरों के लिए पोषण का काम करेगा, दूसरों की मदद करेगा और एक समझदार इंसान बनेगा और समाज के लिए एक अच्छा इंसान बनेगा, ज्यादा देने वाला होगा और बदले में राशियों की दुआएं लेगा। अब बृहस्पति और मंगल की आपसी दृष्टि क्या होता है जब ये दोनों आपसी दृष्टि में हों? फिर से दोनों मित्र ग्रह हैं। हालांकि मंगल हमेशा जल्दी में रहता है। मंगल जनरल है, चीजें हासिल करने जाना चाहता है। मंगल जिंदगी के उन पहलुओं में सिर के बल दौड़ पड़ना चाहता है जहां फतह करनी हो, जहां मकसद हासिल करने हैं। बृहस्पति कहता है, रुको, तुम खतरों में दौड़ सकते हो, उनके बारे में दबंग हो सकते हो, लेकिन फैसले समझदारी से लो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जब बृहस्पति और मंगल आपसी दृष्टि में होते हैं, क्योंकि बृहस्पति क्या करता है? बृहस्पति मंगल के गुस्से, आक्रामकता को काबू में रखता है और मंगल से कहता है कि अपने मकसद हासिल करने की चाहत अच्छी है, मगर किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा आक्रामक या बहुत ज्यादा उत्साही मत बनो। बेहतर योजना बनाओ, बेहतर सीखो, फैसलों को तौल कर करो, बजाय इसके कि खतरों में दौड़ पड़ो। तो यहाँ इंसान काम में बहुत सक्रियता, बहुत आक्रामकता के साथ भी जाता है, लेकिन फैसले के फायदे नुकसान को तौलकर क्या ज्यादा समझदारी है, क्या कम खतरनाक है, कहाँ ज्यादा सफलता मिलेगी। तो मंगल और बृहस्पति की आपसी दृष्टि तुम्हें बहुत अच्छे जनरल दे सकती है, बहुत अच्छी लीडरशिप दे सकती है, बहुत बड़े उपलब्धि हासिल करने वाले दे सकती है, खासकर वो जो वक्त लगाने को तैयार हैं लेकिन अपनी एनर्जी कम नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया एथलीट, बहुत बढ़िया लीडर, जिनमें मंगल और बृहस्पति का आपसी पहलू होता है, क्योंकि मंगल एनर्जी को ऊपर रखता है, जोश को ऊपर रखता है, किलर इंस्टिंक्ट को ऊपर रखता है, जबकि बृहस्पति समझ, दरियादिली और वक्त लेकर मकसद हासिल करने की क्षमता देता है, बजाय इसके कि जल्दबाजी में कुछ करें और फिर हार मान लें। ये एक ऐसा स्थान है जहां इंसान कम हार मानता है और समय के साथ ज्यादा पाता है। बहुत ही ऊर्जावान इंसान, बहुत ही अच्छा लीडर, बहुत ही ज्ञानी गुरु बनता है ये स्थान जब बृहस्पति और शनि की आपसी दृष्टि होती है। अब शनि क्या है? शनि है नतीजों की धीमी गति। शनि वो है जो बहुत समर्पित, बहुत वचनबद्ध, लेकिन बहुत संरचित भी है, और वो है जो बहुत न्यायप्रिय होना चाहता है, और वो है दीन दुखियों, कमजोर से कमजोर लोगों का स्वामी भी। बृहस्पति दरियादिल है, बृहस्पति के पास समझ भी है। तो जब बृहस्पति और शनि आपसी दृष्टि में आते हैं,
ये भी एक मजबूत स्थान है धर्म कर्म अधिपति योग का, जहाँ धर्म यानी तुम्हारा कर्तव्य और कर्म तुम्हारे क्रियाकलाप एक साथ आते हैं। तो आम तौर पर ऐसा इंसान अच्छे निर्णय में विश्वास रखता है, न्याय में विश्वास रखता है, कायदे कानून और व्यवस्था में विश्वास रखता है। हालांकि बृहस्पति जो नतीजे देना चाहता है, शनि उन्हें धीमा कर देता है, क्योंकि शनि का असर बृहस्पति पर है, बृहस्पति के रूप को धीमा करना। बृहस्पति दूसरी तरफ शनि की धीमी गति को बढ़ाता है, मगर साथ ही और समझदार फैसले देता है। तो ये इंसान बहुत देने वाला होता है, बहुत दरियादिल होता है, जिस तरह से लोगों के साथ पेश आता है, फैसले लेता है। आमतौर पर फैसले धीरे धीरे आते हैं, फैसले आते हैं समय के साथ, कुछ टालमटोल भी होती है, थोड़ा सुस्ती भी होती है, लेकिन ये एक न्यायप्रिय कानून के शासन में विश्वास रखने वाला, दूसरों के बारे में कम जज करने वाला, बहुत दरियादिल इंसान का स्थान है। ऐसे लोग कानून प्रवर्तन में हो सकते हैं, अक्सर बहुत नामी जज, वकील, न्यायपालिका में या प्रशासनिक सेवाओं में देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर लंबे समय की सफलता के लिए अच्छा पहलू है और सूरत-ए-हाल का अच्छा जानने वाला और लोगों का अच्छा जज होता है। अब बृहस्पति और राहु की आपसी दृष्टि 7वीं दृष्टि में काम नहीं कर सकती और न ही केतु के साथ काम करती है। बृहस्पति और राहु की आपसी दृष्टि और केतु के साथ भी तभी होगी जब उनमें से एक दूसरे को 5वीं दृष्टि दे रहा हो और दूसरा पहले वाले को 9वीं दृष्टि दे रहा हो। तो अगर बृहस्पति लग्न में स्थित है और राहु 5वें भाव में है, तो बृहस्पति राहु को अपनी 5वीं दृष्टि दे रहा है, और क्या राहु बृहस्पति को अपनी 9वीं दृष्टि दे रहा है? जब बृहस्पति और राहु इस तरह के रिश्ते में होते हैं कि एक दूसरे को 5वीं से देख रहा है और दूसरा पहले वाले को 9वीं से, यहाँ राहु बृहस्पति को जल्दीबाजी और भूख लालच देगा। लेकिन राहु किस चीज का लालच बृहस्पति में बढ़ाएगा? ज्ञान का लालच, बेहतर गुरु बनने का लालच। ये इंसान एक समझदार इंसान के रूप में जाना चाहता है, अपनी समझ का इस्तेमाल अपने बेहतर विकास के लिए करना चाहता है, क्योंकि लालच भी यहाँ शामिल है, मगर दूसरों के लिए भी, क्योंकि बृहस्पति दरियादिल है और बृहस्पति मानता है कि सच्ची समझ तो वही है जब तुम दूसरों के लिए ज्यादा करो, न कि अपने लिए। तो ये इंसान कभी कभी जल्दी में होता है, कभी कभी जल्दी में फैसले लेता है, मगर जब ये मुंह के बल गिरता है, गलत फैसले करता है, तो ये जल्दी से समझ भी जाता है ये फैसला सही नहीं था, ये फैसला गलत गया। तो ऐसा इंसान जीवन का भौतिकवाद तो चाहता ही है, मगर ये भी समझ रखता है कि कहाँ तक धक्का देना है और कहाँ अपनी किस्मत को मत धकेलो, कहाँ और सफलता के लिए बोली लगानी है, कहाँ एनर्जी को रोकना भी है। तो कुल मिलाकर ये बृहस्पति और राहु का आपसी पहलू बृहस्पति और शनि के आपसी पहलू से भी बेहतर स्थान है। एक अच्छा गुरु, बहुत विद्वान गुरु, बहुत उत्साही गुरु, और एक गुरु जो अपने और दूसरों के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अब बृहस्पति और केतु का आपसी पहलू फिर से 5वीं और 9वीं दृष्टि का सवाल आता है। हालांकि यहाँ क्या होता है, बृहस्पति दरियादिल है, बृहस्पति केतु के त्याग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। बृहस्पति केतु के नकारात्मक नतीजों को त्यागने के स्वभाव का विस्तार करता है, जबकि केतु चाहता है कि बृहस्पति दूसरों के लिए समझदार हो, दूसरों के लिए दरियादिल हो। तो ऐसा स्थान जब बृहस्पति और केतु आपसी दृष्टि में हो, मैं बृहस्पति और केतु की युति की बात नहीं कर रहा, उसका मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बृहस्पति और केतु की एक दूसरे को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, दूसरा पहले वाले को 5वीं दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ केतु बृहस्पति की दरियादिली का विस्तार करेगा, इंसान को और आध्यात्मिक बनाएगा, दूसरों के लिए ज्यादा करने की इच्छा देगा, और बहुत समझ के साथ, न कि केवल त्याग के साथ। ये इंसान भी बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा, बहुत दरियादिली के साथ त्याग करता है। दूसरी तरफ बृहस्पति केतु के स्वभाव का विस्तार करता है, ज्यादा आध्यात्मिक, ज्यादा शुक्रगुजार, ज्यादा सुप्रीम एनर्जी के प्रति कृतज्ञ, जिंदगी से बहुत कुछ न चाहना, लगभग एक संत जैसा स्थान जब बृहस्पति और केतु एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों।
तो आम तौर पर ऐसे लोगों को जीवन में बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिलते। उन्हें वक्त लगाना पड़ता है समय के साथ कुछ नतीजे पाने के लिए। ज्यादातर वक्त वो दूसरों के लिए ज्यादा करने में, दरियादिल होने में खुश रहते हैं। आम तौर पर वो महसूस करते हैं कि जब वो बहुत समझदार होते हैं तो दूसरों के लिए ज्यादा करते हैं, मगर ये भी महसूस करते हैं कि शायद मैं इन लोगों को उससे ज्यादा दे रहा हूँ जो उनका हक है। हालांकि बृहस्पति की दरियादिली आ ही जाती है, काम कर जाती है। केतु का अपने लिए नतीजे निषेध करने वाला भाव भी आ जाता है। तो एक ज्यादा आध्यात्मिक स्थान, कम भौतिकवादी स्थान, अधिक कार्मिक स्थान है जब बृहस्पति और केतु आपसी दृष्टि में हो। ये देखो कि बृहस्पति और दूसरे ग्रह तुम्हारे अलग अलग भावों में कैसे स्थित हैं। देखो कि क्या बृहस्पति किसी दूसरे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है और क्या वो ग्रह भी बृहस्पति पर वापस दृष्टि डाल रहा है। खास तौर पर अगर उनमें 7वीं दृष्टि शामिल हो, और अगर राहु या केतु के साथ 9वीं और 5वीं दृष्टि शामिल हो तो उन पहलुओं को बेहतर समझो वो किन राशियों और भावों में स्थित हैं, क्योंकि वो अपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं। उसे समझते हुए उस आपसी दृष्टि का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर तुम मेरी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो प्लीज मुझसे जुड़ो नीचे दिए गए लिंक्स पर। अगले वीडियो में किसी और वक्त तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।